नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है यह कुछ लंबा हो सकता है, क्योंकि यह वीडियो मैं एक ऐसे विषय पे बना रहा हूं जो सीधे तौर पे युवाओं से जुड़ा हुआ है, और खास करके उन प्रदेशों के युवाओं से जिन प्रदेशों में रोजगार का बेहतरीन विकल्प नहीं है, जहां के युवा बेरोजगारी मार झेल रहे हैं। तो ये देश के उन हर एक राज्यों के युवाओं को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, जो रोजगार के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर देश और दुनिया में भटकने को मजबूर होते हैं। कि किस तरह से कुछ राजनीतिक दल और उनके नेता और उनका जो विचारधारा है वो आपको बेरोजगारी की तरफ धकेलने का एक खतरनाक साजिश कर रहा है, घिनौना षड्यंत्र कर रहा है। इसलिए आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल मैं बात कर रहा हूं भारत के एक राजनीतिक दल जिनका स्थापना 1925 में हुआ, और उस पार्टी का जो विचारधारा है वह घोर राष्ट्र विरोधी है, सनातन विरोधी है, संस्कृति विरोधी है। जिन्होंने अगर इस देश को कुछ दिया है तो सिर्फ बेरोजगारी, भूखमरी और अपराध। इस देश में अगर माओवाद और उग्रवाद का अगर जन्म हुआ, प्रचलन बढ़ा, तो वह इसी पार्टी का देन है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सीपीआई का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना 1925 में हुआ। उसी का एक दूसरा जो राजनीतिक दल है जो उसी से निकला है, सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी। इन दोनों ही पार्टी का विचारधारा एक सेम है। दोनों ही लोग अगर इस देश को, ये दोनों पार्टी और इनके नेता अगर इस देश को कुछ दिया है तो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी, भुखमरी और अपराध दिया है। और अब ये ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि भारत तो छोड़े पूरी दुनिया में सिमट रहा है, ये अपने अस्तित्व का लड़ाई लड़ रहा है, और भारत के सभी राज्यों में यह सिमटता जा रहा है। सिर्फ एक राज्य मात्र केरल में बचा है। लेकिन यह किस तरीके का राजनीतिक षड्यंत्र अब बिहार जैसे राज्यों में कर रहा है, जहां के युवाओं को रोजगार की अत्यधिक आवश्यकता है, जहां के युवा आज रोजगार के लिए सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया में भटक रहा है। बड़े बड़े कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से सर्टिफिकेट लेके देश और दुनिया के कई एक हिस्सों में मजदूरी करने पे विवश है, 12 से 15 हजार रुपए की नौकरी करने पे विवश है। ऐसे राज्य में यह पार्टी और इस पार्टी के नेता अपने उसी षड्यंत्रकारी एजेंडा को चलाने का प्रयास कर रहा है, जिसके वजह से बिहार में जितने भी पौराणिक औद्योगिक कल कारखाने और फैक्ट्रियां था वो सब बंद हो गया। दरअसल बेगूसराय में सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा अपना छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF के राष्ट्रीय सम्मेलन में गुरुवार को हिस्सा लिया। डी राजा ने हिस्सा लेते हुए बिहार की उन युवाओं को झूठे तथ्य के आधार पे झूठी बातें बताकर बरगलाने का और भरमाने का भरसक प्रयास किया, और उन युवाओं से, उन विद्यार्थियों से अपील किया कि वो केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष करे, वो भी रोड पे उतर के। क्योंकि ये सब के सब जितने भी नेता है मोदी विरोधी दल के, ये सब नरेंद्र मोदी से हार चुके हैं, और थक हार कर अब इन सब का एक ही प्रयास है कि किसी भी तरीके से इस देश के युवा वर्ग को भड़काकर गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर दे। अब समझिए कि ये किस तरीके का षड्यंत्रकारी राजनीति बिहार के युवाओं के साथ करने का प्रयास कर रहा है, और इनके इस तरह के प्रयासों का प्रतिफल क्या मिलता है बिहार के युवाओं के साथ वो भी बताऊंगा। पहले इनके बातों को समझिए कि इन्होंने क्या कहा और किस तरीके से पूरी सफेद झूठ बोला। और आश्चर्य तो जब होता है जब कुछ ऐसे लोग जो आज के युग में भी, इंटरनेट युग में भी, इस तरीके के गंवार, जाहिल और षड्यंत्रकारी जहरीले नेताओं के बातों को सच मान लेते हैं, और वह कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे उनके भविष्य के लिए वो सही नहीं होता है। उन्होंने कहा कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वादे के साथ सत्ता में आए थे कि वो हर साल लोगों को 2 करोड़ नौकरियां देंगे। किसी भी इस तरीके के जहरीले और षड्यंत्रकारी नेताओं के किसी भी बातों पे भरोसा करने से पहले उन बातों को, तथ्यों को जांचना और परखना आपका फर्ज है।
और आप इस जहरीले नेताओं के इस बात को जांचिए और परखिए। खुद से आप गूगल कीजिए और गूगल से पूछिए या उस पर सर्च कीजिए, किसी भी वेबसाइट पे सर्च कीजिए कि क्या नरेंद्र मोदी ने हर साल देश के लोगों को 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था या रोजगार का वादा किया था। इन जैसे नेताओं का यही काम है कि यह आपके छोटे छोटे बातों को, छोटे छोटे शब्दों को उलट फेर करके आपको भ्रमित करते हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने या नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लोगों से यह वादा किया था कि वो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, ना कि नौकरी। लेकिन इस तरीके के जहरीले मानसिकता वाले नेता और पार्टियों के पास सही तथ्य बताने को नहीं है, इसलिए ये तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने रखता है कि आप गुमराह होइए और ऐसे दलालों के बात को मानकर आप कोई ऐसा गैर कानूनी कदम उठा लीजिए जिससे आपका भविष्य बर्बाद हो जाए। ये जिस नौकरी का बात करता है वो नौकरी नहीं रोजगार था। और रोजगार के मामले में आप देखिए तो आप खुद से सर्च कीजिए कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, 2014 में सरकार बनी, 2015 में उन्होंने एक योजना लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। उस प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत अब तक इस देश में 40 करोड़ 82 लाख लोगों को मुद्रा योजना के तहत लोन मिला है। और आप सभी को पता होगा कि यह लोन खाने के लिए नहीं मिलता है, घर का खर्चा चलाने के लिए नहीं मिलता है, गाड़ियां खरीदने के लिए नहीं मिलता है, टूर पे जाने के लिए नहीं मिलता है। यह लोन पूरी तरह से एक व्यवसायिक लोन है जो व्यवसाय करने के लिए मिलता है, रोजगार के लिए मिलता है। तो जो ये बात आपको बता रहा है कि हर साल 2 करोड़ का वादा किया था, अगर आप इस आंकड़ा को देखिएगा जिसमें सबसे अधिक पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उसमें भी अधिक से अधिक महिला है और उसमें 8 करोड़ ऐसे लोग हैं जो फ्रेशर है, पहली बार नया उद्योग धंधा को चालू करने के लिए वो पैसे लिए। लेकिन ये आपको कह रहा है कि नौकरी बोला था, नौकरी नहीं बोला था। इन जैसे जहरीले और षड्यंत्रकारी नेताओं के बातों को पहले जांचिए, परखिए, फिर इनके बातों पर भरोसा कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल मक्कार और झूठे लोग हैं। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने एक और वादा किया था कि इस देश के हर एक लोगों को अकाउंट में 15-15 लाख रुपए में दूंगा। इस मुद्दे पे बहुत सारे लोग भ्रमित हैं और अच्छे लोग भ्रमित हैं, लेकिन यह जो बात है यह पूरी तरह से गलत है। नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी यह नहीं कहा था कि हम हर एक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए देंगे। और इस बात को अगर आपको जानना है तो अगर आप मेरे बातों पर भरोसा नहीं कीजिए तो फिर बिहार में ही शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत नामचीन व्यक्ति है, खान सर, जो खान जीएस रिसर्च सेंटर पटना में चलता है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। आप उनके चैनल पे जाइए और इस तथ्य को चेक कीजिए कि क्या नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम 15 लाख रुपए देंगे। दरअसल उनका कहना यह था कि जितना इस देश के नेताओं का, लोगों का, गद्दारों का विदेश में पैसा जमा है, अगर वह पैसा आ जाए देश में, अगर उसका हिस्सा लगाया जाए तो इस देश के हर एक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए होगा। लेकिन इस तथ्य को बहुत सारे मक्कार और झूठे टाइप के लोग ऐसे पेश करते हैं आपके सामने कि जैसे नरेंद्र मोदी ने यह वादा कर दिया हो कि मेरा सरकार बनेगा तो मैं 15 लाख रुपए दूंगा। ऐसा नहीं है। आप उदाहरण के लिए समझिए कि मैं हूं और मैं कहूं कि मेरे घर में इतना सोना है कि अगर मैं बांटना शुरू करूं तो अपने गांव, मेरे गांव में जितने भी लोग हैं सबके हिस्से में 2-2 किलो सोना आएगा। तो इसका अर्थ क्या होता है कि मैं अपने गांव के सभी लोगों को सोना बांट दूंगा या बांटने का वादा कर दिया? ऐसा नहीं होता है। आप बातों को समझिए। यह इस तरीके से युवाओं को गुमराह कर रहा है झूठ बोलकर। तो उसके बाद इसने कहा कि नरेंद्र मोदी आरएसएस के विचारधाराओं को बढ़ा रही है और इस देश में पदानुक्रम और पितृ सत्ता को कायम करने के लिए काम कर रही हैं। इसका इन्होंने अर्थ भी बताया है, मैं उसमें इसको बेहतर तरीके से समझाता हूं। इन्होंने कहा कि मोदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो झूठ बोलते हैं जो सत्यमेव जयते के आदर्श वाक्य के बिल्कुल विपरीत है और वर्तमान शासन के विश्वकर्मा योजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे कदम देश के लिए भयावह साबित होंगे। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नाई और बढ़ई के बच्चे अपने पिता के व्यवसाय को जारी रखें। यह आरएसएस का विचार है जो जाति असमानता और पितृ सत्ता को वैध बनाना चाहता है। देखिए इनका पीड़ा क्या है और किस तरीके से इस देश में काम करते हैं। दरअसल
इन लोगों का सोच ऐसा है, इन्होंने एक ऐसा माहौल इस देश में बनाया शुरू से ही कि अगर आपके पास कोई खानदानी व्यवसाय है तो आप गंदे लोग हैं। उदाहरण के तौर पे नाई का जो काम था वह इस देश का एक सनातनी समाज के लोग करता था, जिसको हम हजाम कहते हैं। इन लोगों ने उस सनातनी समाज के लोगों को नीचा दिखाने के लिए उनके मन में एक जातिवाद का जहर भरा कि यह जो काम है यह आपको आपके जाति से प्रदर्शित करता है, इसलिए अगर आप इस काम को छोड़ दीजिएगा तो आपका ये जाति छिप जाएगा। उनके मन में कुंठा भर दिया इन्होंने, उनके मन में हीन भावना भर दिया, जिससे वह ग्रसित होकर उनको भी ऐसा लगने लगा कि सही बात है कि अगर मैं नाई के काम करता रहूंगा तो मेरा पहचान एक हजाम के तौर पे रहेगा, एक जाति विशेष के तौर पे रहेगा। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने या उनके बच्चों ने अपने उस काम को छोड़ दिया। और जानते हैं उसका परिणाम क्या हुआ? उसका यह परिणाम हुआ कि आज नाई का सेक्टर, जिसमें बहुत तरीके का सर्विस आता है, उस पूरे सेक्टर पे एक ऐसे जिहादी समाज का कब्जा है जिसका वो काम नहीं था, क्योंकि आपको कमजोर करना था आर्थिक तौर पे, आपके बच्चों को मजदूर बनाना था, आपके बच्चों को देश से दुनिया तक मजदूरी करने के लिए भटकाना था। इसलिए इन्होंने आपके अंदर एक जातिहीनता का भावना को जागृत किया, कुंठा की भावना को पैदा किया, जिस कुंठा के भावना से ग्रसित होकर आपने अपने उस मूल व्यवसाय को छोड़ दिए, जिसके ऊपर आज दूसरा व्यक्ति कब्जा कर लिया। आज वह उसी व्यवसाय को करके आपसे अधिक धनवान और आर्थिक मोर्चे पे मजबूत है। अब समझिए कि किस तरह से इसने और इस पार्टी के विचारधारा ने आपके बच्चों का वो रोजगार छीन लिया, वो भविष्य छीन लिया जो उसको वंशानुगत मिला हुआ था। आज आपका बच्चा इस कुंठा से ग्रसित होकर काम को छोड़कर दूसरे काम के तलाश में दर दर दुनिया भटकता है, अपने परिवार को छोड़ के। और आप ही के घर के बगल में, आप ही के मोहल्ले में एक ऐसा व्यक्ति उसी काम को करता है, एक बढ़िया वीआईपी सैलून बनाकर अलग अलग तरह के डिजाइन बनाता है, अलग अलग तरीके का पैसा लेता है, और आप सभी लोग जाते हैं ना भाई। ऐसा तो नहीं कि अगर नाई हजाम सनातनी समाज अगर बाल काटना छोड़ दिया तो आज कोई बाल नहीं कटवा रहा है, ऐसा नहीं है। आपके उस पूरे व्यवसाय पे एक ऐसे समाज ने कब्जा कर लिया जिसका वो काम नहीं था। अब बढ़ई को देख लीजिए, कारपेंटर, अगर आपका बढ़ई का व्यवसाय अच्छा है, आज आप बड़े बड़े शहरों में देखिए, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे शोरूम है जिसमें अच्छे से अच्छे सोफा, पलंग, कुर्सी, पता नहीं क्या क्या मिलता है, और सब ऊंचे दाम में मिलता है। उस काम को भी एक सनातनी समाज का एक वर्ग करता था, वो भी एक वंशानुगत काम था। लेकिन इसी जातिवादी जहरीले नेताओं के बातों को सुनकर, इस जातिवाद के कुंठा से ग्रसित होकर आपने उस काम को त्याग दिया जिसके ऊपर आज एक ऐसे वर्ग का कब्जा है जिसका वो काम नहीं था। लेकिन आप ही के काम आपको नीचा दिखाकर, आपको जातिवादी कुंठा से ग्रसित करके छुड़वा दिया और उसके ऊपर किसी दूसरे समाज का कब्जा करवा दिया जिसका वो कभी काम ही नहीं था। उसका काम ही था लूट मार करना, उसका काम बाल बनाना नहीं था, नाई का काम नहीं था, कारपेंटर का काम नहीं था। आप षड्यंत्र को समझिए। हम आजकल आप बहुत सारे लोग एक चीज सुनते होइएगा कि पंचर के दुकान बनाने वाले लोग, आज आपको गाड़ियों से संबंधित, चाहे ऑटोमोबाइल का हो या पंचर का हो, इससे संबंधित जितने भी दुकान हैं उसमें अधिक से अधिक संख्या में एक ऐसे समाज का दुकान है जिसका वो काम नहीं था। आज फल मंडी से लेकर सब्जी मंडी तक एक ऐसे समाज ने हाईजैक कर लिया है जिसका वह काम नहीं है। लेकिन आपको इस तरीके का जहरीले लोग जातिवादी कुंठा से ग्रसित करके आपके उस स्वरोजगार जो आपके पूर्वजों ने दिया, आपको कहीं आपको खोजने नहीं जाना था, कहीं आपको ट्रेनिंग लेने नहीं जाना था, वो कितने ही आसानी से आपसे छीन लिया, आपको बेरोजगार कर दिया। आप मजदूर बन गए, मजदूरी के लिए भटक रहे हैं, और जिसका वो काम नहीं था आज वो काम करके मालिक बन गया। इस तरीके का सोच ऐसे व्यक्तियों के अंदर है। ऐसे पार्टियां इस तरीके के सोच को समाज में बढ़ाता है, और कहीं ना कहीं यह पूरी तरीके से सनातनी समाज के खिलाफ है। विश्वकर्मा योजना जिसका हर कोई तारीफ कर रहा है, अगर इस योजना को समझा जाए
तो यह इतना अच्छा योजना है जिस योजना के माध्यम से वो छोटा मोटा दुकानदार, चाहे वो कारपेंटर का काम करता हो, लोहे का काम करता लोहार हो, जूता बनाने वाला जूता का कारीगर हो, चर्मकार जिसे कहते हैं, या कपड़ा धोने वाला जो धोबी है, जो छोटा मोटा लॉन्ड्री चलाता है, ऐसे लोगों के लिए यह योजना वरदान है। लेकिन ये कह रहे हैं कि यह देश के लिए भयावह साबित होंगे, क्योंकि इनका एक ही मोटिव है, ये एक ही विचारधारा पे काम करता है कि किसी भी तरीके से गरीबों के नाम पे इस देश के लोगों को, या जहां भी ये रहते हैं उस क्षेत्र के लोगों को गरीब रखा जाए। ये सभी लोग आपको उद्योगपतियों के खिलाफ लड़वाएंगे। ये लोग ये बताएंगे कि उद्योगपति गरीबों का शोषण करता है, उद्योगपतियों का हमें विरोध करना चाहिए। लेकिन हकीकत क्या जानते हैं, जब यही लोग सत्ता में होता है तो उन्हीं बड़े बड़े उद्योगपतियों के चरणों में लौट जाता है पैसे लेने के लिए, दलाली लेने के लिए, जिससे इनके परिवार का दाल रोटी चल सके। लेकिन यह आपको भड़काता है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण है कि अभी इस देश में चाहे कांग्रेस पार्टी हो या लेफ्ट पार्टी हो, सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, या और भी जो पार्टियां हैं, वो सब के सब एक बिजनेसमैन को निशाने पे ले रखा है, वो है गौतम अडानी। लेकिन उसी गौतम अडानी के पैरों में लेट जाता है कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री, चाहे राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, या केरल का जहां इस सीपीआई का खुद का सरकार है उसका मुख्यमंत्री पी विजयन हो। लेकिन ये आपको भड़काते हैं कि उद्योगपति बहुत खराब होते हैं, उद्योगपति आपके हक को मार रहा है। सच्चाई यह है कि अगर देश में उद्योगपति ना हो, उद्योग धंधे ना लगे, तो देश में बेरोजगारी का दर इतना बढ़ जाएगा कि लोग भूखा मरना शुरू कर देंगे। बिहार में आज बेरोजगारी क्यों है? बिहार के लोग रोजगार के लिए पूरी दुनिया में क्यों भटक रहा है? क्योंकि बिहार में कोई उद्योग नहीं है बड़ा। अगर इसी बिहार में 2-4-500 कंपनी बड़े बड़े आ जाए तो क्या यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए भटकना पड़ेगा? कभी नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि जहां युवाओं का संख्या ज्यादा हो और बेरोजगार हो तो उसको इस तरीके से भड़काओ, इस तरीके से उसको बरगलाओ कि वह उद्योगपति और उद्योग धंधे के खिलाफ हो जाए, वहां उद्योग न लग पाए और वहां के युवा रोजगार के लिए भटके। इनके विचारधारा का असर क्या होता है, इनके बातों का असर क्या होता है, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है कि किस तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। जब इस देश में अग्निवीर योजना लॉन्च हुआ था, पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा हिंसात्मक और उत्पादी प्रदर्शन हुआ तो वह बिहार में हुआ। उस केस में हजारों युवा आज भी जेल में बंद है, जिसने उस आंदोलन में कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं किया होगा, कोई हिंसात्मक क्रियाकलाप में शामिल नहीं होगा। लेकिन इन जैसे नेताओं के, इन जैसे जहरीले विचारधारा के लोगों के बातों को सुनकर उस प्रदर्शन में शामिल हो गया, जिसके वजह से वह जेल में का सजा काट रहा है। क्या उनके परिवार के लोगों से मिलने गया कभी? या कोई भी राजनीतिक दल, जो भी दल उस समय इन आंदोलन को समर्थन दे रहा था, जो भी दल या उनके गुर्गे ट्रेनों में आग लगा रहा था, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा था, उनमें से किसी भी दल का नेता या कोई दलाल ऐसे किसी युवा के घर पे आज तक गया है जिनका बच्चा आज भी उस केस में जेल में बंद है? ये जिस उद्योगपतियों का के लिए कह रहा है कि नरेंद्र मोदी उद्योगपतियों का मित्र है, खास करके अडानी और अंबानी का। बिहार में अडानी ग्रुप बहुत जल्द ही 2300 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। वह निवेश नवादा जिले के बरसलीगंज में और मोतीपुर में करने जा रही है। मोतीपुर में 900 करोड़ रुपए लगाकर बंद पड़ा हुआ चीनी मिल के जगह सीमेंट की फैक्ट्री लगा रहा है, और नवादा के बरसलीगंज में 1400 करोड़ रुपए लगाकर सीमेंट का फैक्ट्री लगा रहा है। इतने बड़े उद्योग चालू हो रहा है। बेशक ये कंपनी अंबानी या अडानी का होगा, लेकिन इसमें जो काम करेंगे मजदूर, वो तो बिहार का ही होगा ना भाई। चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, बिहार का होगा तो बिहार का ही। अब इससे बिहार के लोगों को फायदा होगा या नुकसान होगा? जो हजारों मजदूर, युवा, कर्मचारी उसमें काम करेंगे, उसका तो फायदा ही होगा। नुकसान क्या है इसमें? लेकिन इन लोगों का जो सारा राजनीतिक अस्तित्व है वह युवाओं को बरगलाकर, उनको भड़काकर सरकार के खिलाफ और उद्योगपतियों के खिलाफ इस तरीके का धरना प्रदर्शन करवाना है, जिसकी वजह से उसका भविष्य खराब हो जाए। और बिहार के लोगों से, बिहार के युवाओं से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको
अपना भविष्य ठीक करना है, अपने बच्चों का भविष्य ठीक करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा या आपके घर का कोई भी व्यक्ति आपके घर परिवार को छोड़कर रोजगार के लिए देश और दुनिया में न भटके, तो इसका एक ही उपाय है कि अपने राज्य में अधिक से अधिक संख्या में उद्योगपतियों का स्वागत कीजिए, उनका सहायता कीजिए कि वह आपके राज्य में आकर उद्योग लगाएं, बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाएं। इस तरीके के दलाल नेता और राजनीतिक दलों के चक्कर में पड़ के कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपके राज्य में कोई व्यक्ति निवेश करने को ना सोचे, कोई निवेशक ना आए। ये जितने भी लोग हैं जो भी उद्योगपतियों के खिलाफ आपको भड़काता है, इनके समर्थित जहां सरकार है उन सरकारों का इतिहास खंगालिए। जिस गौतम अडानी का राहुल गांधी और लेफ्टिस्ट सीपीआई सीपीआईएम और भी जो छोटे मोटे क्षेत्रीय छत्र पे जो विरोध करते हैं, उसी कांग्रेस पार्टी के शासित राज्य चाहे राजस्थान हो जाए, वहां पे 60,000 करोड़ रुपए का निवेश गौतम अडानी ने अशोक गहलोत के कहने पे किया है। छत्तीसगढ़ में भी जहां पे कांग्रेस पार्टी का सरकार है, 50 से 60,000 करोड़ रुपए का वहां भी उनको ठेका मिला है। खुद जिस राज्य में सीपीआईएम और सीपीआई का सरकार है केरल में, वहां पे भी बहुत बड़े संख्या में गौतम अडानी ने निवेश किया है। में लगभग 30 से 35,000 करोड़ रुपए का निवेश है गौतम अडानी। अगर इन लोगों को इतना ही परेशानी है उद्योगपतियों से, तो ये लोग अपने अपने राज्य में इनको ठेका देते? कभी नहीं देते। इनको परेशानी लोग उद्योगपतियों से नहीं है, इनको परेशानी उन गरीब लोगों से है जो बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे इनको वोट देता है, इनके झूठे बातों को आधार बनाकर, जिसका कहीं से कहीं तक कोई तथ्य और तर्क नहीं होता है, बिल्कुल तर्कहीन बातें होता है। ऐसे नेता और इनके विचारधाराओं से बचना चाहिए, खास करके युवा वर्ग के लोगों को, और खास करके उन प्रदेशों के युवाओं को जिनके प्रदेश में रोजगार का समुचित माध्यम नहीं है, रोजगार की कमी है, जो देश और दुनिया में रोजगार के लिए भटकते हैं। जितने भी पुराने कारखाने बंद हुए हैं, अगर उन सबके पीछे का अगर कारण तलाशिएगा ना, तो सबके पीछे ये सीपीआई सीपीआईएम ही निकलेगा, क्योंकि इनका जो राजनीतिक चरित्र है वह किस तरीके से गरीबों को गरीब रखा जाए, किस तरीके से उन गरीबों को गलत रास्ते पे चलने पे मजबूर किया जाए, उनको माओवादी बनाया जाए, उनको उग्रवादी बनाया जाए, इसी काम में लगे रहते हैं। रीगा चीनी मिल, एक उदाहरण के लिए बताता हूं कि सीतामढ़ी जिले में एक चीनी मिल था जिसकी स्थापना 1932 ईस्वी में अंग्रेजों ने किया था। वो 1934 से लगातार संचालित था, चलते हुए आ रहा था। जैसे ही उस चीनी मिल में मजदूरों के हित के नाम पे, मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ने के नाम पे इस लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोगों का पैठ जमना शुरू हुआ। जैसे उन्होंने उस मिल में घुसा यूनियनबाजी के नाम पे, वह चीनी मिल बंद हो गया 2018 में। आज हालात यह है कि वो उस चीनी मिल का नीलामी हो गया, उससे जुड़े हुए लाखों लोग बेरोजगार हो गए। हजारों कर्मचारियों का जो पैसा था, आज वो पैसा फंसा हुआ है, किसी को पैसा नहीं मिल रहा है, मिलेगा भी शायद नहीं। ऐसे दलालों का क्या गया? जिन मजदूरों ने इनके बातों को मानकर, इनके विचारधारा से प्रभावित होकर, इनके षड्यंत्र को बगैर समझे उस चीनी मिल और उस चीनी मिल के संचालक के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जिसका परिणाम यह निकला कि वह चीनी मिल बंद हो गया, नीलाम हो गया। जिन लोगों का रोजगार उससे जुड़ा हुआ था वो सब बेरोजगार हो गए। पर सवाल इन लोगों का क्या गया? ऐसे जहरीले लोग, ऐसे जहरीले पार्टियों का क्या गया? कुछ भी नहीं गया। इसलिए बिहार के युवाओं से, खास करके पढ़ने वाले युवाओं से मेरा अपील है कि ऐसे षड्यंत्रकारी नेता और इनके पार्टी के इन विचारधाराओं को और इनके विचारधारा के पीछे जो षड्यंत्र है उसको समझिए, और ऐसे लोगों से, ऐसे पार्टियों से दूरी बनाइए। ऐसे पार्टियों का, ऐसे नेताओं का सामूहिक तौर पे, सामाजिक तौर पे बहिष्कार कीजिए। जो लोग ये कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी फांसीवादी सोच को बढ़ा रही है, बिहार के युवाओं को मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप अपने राज्य, आपके राज्य में समाजवादियों का सरकार है ना पिछले 18 साल से या 30 साल से, 15 साल तक तो घोर समाजवादी का सरकार था लालू प्रसाद यादव का। उसके बाद जो नीतीश कुमार जी है वो भी उसी समाजवाद का देन था।
और अभी पिछले 1.5-2 सालों से समाजवादियों का सरकार है। और उत्तर प्रदेश में पिछले 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार है। अपने बिहार के 30 साल के सरकारों का उत्तर प्रदेश के 8 साल के सरकारों से तुलना कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और इन समाजवादी गिरोह के लुटेरों में क्या फर्क है। अगर 8 साल में 7 साल में उत्तर प्रदेश इतना बदल सकता है तो 30 साल में बिहार क्यों नहीं बदला? क्या कारण है इसका? इसका कारण एक ही है कि हम अपने हितों को पीछे रखते हैं और इस तरह के जातिवादी, नशेरी, देशद्रोही राजनीतिक दल और नेताओं के बातों में आकर वोट देते हैं, बिना किसी बात को जांचे परखे, तथ्य को जाने ऐसे जाहिल और षड्यंत्रकारी नेताओं के बातों में भरोसा करते हैं। इसलिए फिर से मैं अपील करता हूं कि अगर आपको इस तरीके का कोई भी राजनीतिक दल या नेता बातों को बताता है तो पहले इनके द्वारा कहे गए बातों को तथ्य के तौर पे, तथ्य के साथ परखिए, जांचिए कि ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, और अगर झूठ बोल रहा हो तो ऐसे नेताओं का बहिष्कार कीजिए, ऐसे संगठनों का, ऐसे पार्टियों का बहिष्कार कीजिए जो आपके और आपके भविष्य के लिए खतरा पैदा करता हो। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।